मेरा अब ये है, जो करियर शो शुरू करने पे जो रियल क्वेश्चन है वो मैं पूछता हूँ, जो लगभग हर शो में मैं पूछता हूँ कि वेंचर कैपिटलिस्ट बनने के लिए कोई स्किल या कोई स्पेसिफिक कोर्स या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है? अगर है तो प्लीज़ वो सजेस्ट कीजिए। सो कोर्सेज होते हैं। यदि मैं आप यदि स्पेसिफिकली मेरे से सवाल पूछे, जैसे आर्किटेक्ट बनने के लिए कोर्स होता है, डॉक्टर बनने के लिए कोर्स होता है, वैसे होता है। मतलब यदि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, चाहे आप साइंस ग्रेजुएट हैं, चाहे कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, उसके बाद में ऐसी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट कोर्सेज कराते हैं या प्राइवेट इक्विटी के कोर्सेज कराते हैं। बट क्या केवल उन कोर्स करने से आप वो हो जाते हो? नहीं। यदि आप एक चार्ट अकाउंटेंट हो, आप एक सीएफओ हो, या आपके पास में फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो आप नंबर्स को बेहतर तरीके से समझ पाते हो, क्योंकि मैं किसी के व्यापार में पैसा कैसे इन्वेस्ट करूंगा, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। नंबर्स तो समझने ही एक पड़ेंगे। नंबर्स, दूसरा ओवरऑल बिजनेस की समझ, कि कैसे ये बिजनेस चलता है, इसका कॉम्पिटिटर कौन होगा, क्या चीज होगी। तो मेरा दोनों अनुभव है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो हाईली क्वालिफाइड हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में और वो बहुत सफल हुए हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो कि दुनिया के दूसरे बिजनेसेस करते थे, सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स थे, क्वालिफिकेशन उतने स्ट्रांग नहीं नहीं थे। थे। लेकिन उन्होंने अपने समय के साथ में इतने सारे बिज़नेसेस के साथ में काम किया, इतनी सारी समझ डेवलप की, और उसके बाद में उन्होंने एज़ अ वीसी अपना रोल चालू किया, एज़ अ फंड मैनेजर उन्होंने रोल चालू किया, या किसी फंड में वो जुड़े, क्योंकि उनकी बिज़नेस की समझ बहुत बड़ी थी। उन्होंने वो बिज़नेस को समझा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आप वीसी फंड जॉइन करना चाहते हैं, तो आपके पास एक स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन हो। आप सीए होंगे, तो बेनिफिट होगा, सीएफए होंगे, तो बेनिफिट आप होगा, बेनिफिट होगा, डेफिनिटली बेनिफिट बिकॉज़ होगा। नंबर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो, उस तरह की स्टडी होती है। तो या इकोनॉमिक्स का आपका बैकग्राउंड होगा, तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जितने भी करियर शो किए उसमें अक्रॉस मैंने ये लर्निंग पाई है कि क्वालिफिकेशन है, लेकिन क्वालिफिकेशन का जितना रोल होना चाहिए उससे ज़्यादा हैंड ऑन एक्सपीरियंस का रोल ज़्यादा रहता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि किस हद तक ये क्वालिफिकेशन काम करती है और किस हद तक हैंड ऑन एक्सपीरियंस काम लगती है? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इनटू दिस? तो मैं मेरी टीम की बात करता हूँ, फिर मैं इसका जवाब भी दे दूँगा। तो जो हमारे लोग हैं, उनमें से 5 से 6 बच्चे एकदम यंग हैं, जिन्होंने सीए कर रखा है, टॉपर हैं, एआईआर है उनके, वो हैं। हम उनको ग्रूम कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उनके पास में कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है। 5 एक बच्चे ऐसे हैं, जिनके पास में थोड़ा-सा कोई बैकग्राउंड है कि वो पहले, मतलब पूरी यंग टीम है हाँ, आपकी जो बिल्कुल यंग 10-12 टीम लोगों है। की टीम है। तो गुड, कुछ बहुत यंग टीम है, मतलब आई एम द ओल्डेस्ट। सुपर। तो उसके अंदर वो जो 5 लोग हैं, वो ऐसे हैं जिनके पास में पुराना एक्सपीरियंस है, 3 से लेके 7-10 सालों का एक्सपीरियंस है। कोई बैंक में काम करते थे, कोई एक फंड में काम करते थे, कोई एक सिंडिकेटर में काम करते थे, इस तरह के लोग हैं। जो 2 हमारे मेन, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको फंड में, वो दोनों 5 से 7 साल का प्रीवियस एक्सपीरियंस है फंड का। उन्होंने पुराने दूसरे फंड्स के साथ में काम किया, उन्होंने कोर्स नहीं किया, सीए थे दोनों, दोनों के ऑल इंडिया रैंकर हैं दोनों, और उसके बाद में भी उन्होंने किया, और अब इस तरह की हमारी पूरी तो सम्मिश्रित टीम है। यदि मैं देखूं तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही यंग हैं, 5 बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट अबाउट 2 से 3 साल का उनका एक्सपीरियंस है, और 2-3 लोग हैं ऐसे जिनका 5 से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फंड का, तो इस तरह की टीम है। तो और यही मेरे को लगता है अक्रॉस द वर्ल्ड कंपोजिशन होता है, सभी तरह के लोग होते हैं, क्योंकि आपको मल्टी स्टेज लोग चाहिए होते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन है तो ही आपको एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और फॉर्च्यूनेट है, मतलब सूरत के कई बच्चे जो हमारे साथ में जुड़े हैं, वो बोलते हैं, "सर, ये अपॉर्च्युनिटी मैं इस घर नहीं छोड़ना चाहता था, और ये अपॉर्च्युनिटी आज हमको यहाँ मिल रही है, जो कि कभी अवेलेबल ही नहीं थी।" तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुछ चीज़ों के अंदर वो बच्चे घर नहीं छोड़ना चाहते ना, फिर भी उनको छोड़ना चाहता है। और सही बोलूँ ना, मैं यूथ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। बिल्कुल है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ नवीन भाई, यूथ बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है। हम यदि बच्चे थे, मैं आज के यदि 25 साल पुरानी बात करूँ, तो जब हम बच्चे थे तो हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। उसका कारण इंटरनेट भी है, उसका इंटरनेट कारण भी नहीं बहुत था। और भी है, क्योंकि हमारे लिए तो लाइब्रेरी गो टू प्लेस हुआ करती थी। लेकिन ये बच्चे बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और मुझे लगता है कि जेनेटिकली भी ये इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं। मतलब यदि मैं कहूँ, क्योंकि जनरेशन के साथ, मतलब आप ये देखोगे कि 5 महीने का, 10 महीने का बच्चा भी एक मोबाइल को ऑपरेट करना जानता है, और 2 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे को भी मालूम पड़ता है क्या फंक्शन है। मतलब मैं मेरे बच्चे को, जब वो ऑलमोस्ट अबाउट शायद 6 या 8 साल का था, मैं अपने मोबाइल के कई फीचर्स उसको बोल देता था, वो मेरे को बता देता था। हाँ, तो आप एग्ज़ैक्टली। सोचिए कैसे था, बिकॉज़ ये तो इसका मतलब हुआ कि ये एज़ अ जनरेशन दे नो दिस नॉलेज, व्हेयरएज़ वी वर लैकिंग इट, या आज भी हम लैक करते हैं उसको। मैं यूथ का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। और ये जो नए टाइप के बिज़नेस आ रहे हैं ना, शायद एक्सपीरियंस में आप ज़्यादा हो सकते हैं, मैं ज़्यादा हो सकता हूँ। लेकिन जो नए टाइप के बिज़नेस के लिए जो उनकी समझ है, या वो जो बोलते हैं ना, एक जो इंस्टिंक्ट होता है, वो उनके अंदर एक अलग तरह का ही होता है। मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो एकदम मेरा 12.5 साल का बेटा है। मैं बहुत से लोगों से इंस्टा पे या बहुत सारे लोगों को मैं कनेक्ट करना चाह रहा था। लेकिन वो मुझे बोलता है, "पापा इंस्टा पे आप डीएम करो ना।" मैं बोलता हूँ उसको, "अरे कौन रिप्लाई करेगा?" वो बोलता है, "पापा आप डीएम करो तो सही।" और जब मैंने डीएम किया तभी 2-3 जनों से उसने मेरे को कनेक्ट भी करके दिया।
सो इन चीज़ों की जो यूथ को समझ है ना, शायद हमसे उनकी कई-कई गुना ज़्यादा है। और बात बोलता हूँ नवीन भाई, इन बच्चों के पास में मतलब जो घबराहट नहीं है, ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मतलब मैं आज की जनरेशन को ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाता हूँ। इनके पास में कोई बायसेस नहीं है कि ये मेरे को जवाब देगा, ये मेरे को नहीं, जवाब नहीं नहीं हाँ, देगा, पूछ या लेने का। शर्म, या वो जो पहले हुआ करता था कि हम लोग जब बच्चे थे तो थोड़ा शर्माते थे, घबराते थे कि इससे पूछेंगे तो क्या मानेंगे, बुरा मानेंगे, भला मानेंगे। आज के बच्चों में वो सब नहीं है, वो सब इन सब चीज़ों से बाहर हैं। उनको लगता है जवाब ना होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सवाल तो करिए। तो वो जो चीज़ है कि जवाब ना होगा, हम लोग उस ना के चक्कर में सवाल ही नहीं करते थे। इसको अगर अलग एंगल की बात करूँ, ऑफ बात कर रहा हूँ, सो पेरेंटिंग को लेके मैं बहुत सारी चीज़ें डील करता हूँ, उसमें 2 तरह के पेरेंट्स मुझे हमेशा दिखते हैं। एक कुछ ऐसे दिख जाते हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ, ये वो खुलेपन को मानते हैं, बच्चे की फ्रीडम को मानते हैं और बच्चों को वो स्पेस देते हैं उसको जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए। और कई पेरेंट्स होते हैं ज़्यादा होशियार हो रहा है, बोले तू चुप बैठ जा, तू मेरे से ज़्यादा नहीं जानता है। भले वो नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा जानता है, बट बच्चे को फ्रीडम और स्पेस नहीं मिलती है और उसके चलते कई काउंसलिंग केसेस भी मुझे डील करने पड़ते हैं। मतलब आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं नवीन भाई पेरेंटिंग में। मुझे सच में ऐसा लगता है कि अब बच्चों को ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को ज़रूरत है। मतलब मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बच्चों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब हम जब बचपन में थे ना, तो सारा मेहनत रूट्स पे होता था। अब मुझे लगता है कि एक समय आ गया जहाँ पे रूट्स के अलावा विंग्स पे भी मेहनत करनी है। मतलब हमें आसमान में उड़ने के लिए पंख भी देने हैं और वो जमीन से हमारे संस्कार से जुड़े रहें उसके लिए हमारे को उनको जड़ें भी देनी है, उनको रूट्स भी देने हैं। तो वो दोनों का सम्मिश्रण कैसे हो, उसके ऊपर कैसे काम किया जाए। केवल एक ही चीज़ के ऊपर काम नहीं किया जाए कि स्वतंत्रता दे दी तो केवल उसी पे काम करो, रूट्स को छोड़ दो। या एक ही चीज़ पे काम नहीं किया जाए कि रूट पे काम कर रहे हैं, स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं देनी। तो वो नहीं, इनका दोनों का एक सम्मिश्रण क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस आता है, नहीं तो वो बोलते हैं ना पेरेंटिंग में एक ही बात चलती है, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम और कई बार ये फ्रीडम मिसयूज़ भी मैंने होते हुए देखी है।